नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे भू आकृति विज्ञान और इससे पहले वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा था चट्टान, वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है समस्थिति, आइसोस्टेसी या भू संतुलन। आपने भूकंप में भी पढ़ा होगा कि भूकंप आने का मूल कारण क्या है, पृथ्वी में असंतुलन का होना। तो वहीं से हम इस पे चर्चा करते रहे हैं और आज इस पे विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहला आइसोस्टेसी, सम स्थिति। नाम से तो पता चल ही रहा है, सम बराबर, स्थिति मतलब बराबर। आइसोस्टेसी बैलेंस, इनबैलेंस, बैलेंस में रहना चाहिए। भू संतुलन यानी पृथ्वी में रहने वाला संतुलन। अब इन सब का एक ही अर्थ है कि पृथ्वी पर जो भी ऊंचा उठा भाग है या जो भी नीचा भाग है और समुंदर है, ये आपका जैसे समुंदर है, ये मैदान, पठार और पर्वत, इन सब का भार बराबर है। इन सब का भार बराबर है। पृथ्वी में कुछ गहराई में जाने पर अधतरल अवस्था पाई जाती है और इससे ऊपर कोई भाग ऊंचा है, कोई भाग नीचा है, लेकिन इन सब का भार बराबर है। ये बैलेंस है, बैलेंस है। और जब पर्वतों से नदियां आती हैं, वो अपने साथ कंकड़, रेत, मिट्टी लाती हैं, तो इधर बहार ज्यादा हो जाता है और इधर बहार हो जाता है कम, और इससे आपका असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? असंतुलन। और फिर नीचे से, इधर से भाग नीचे धंसेगा तो यहां से आपका मैग्मा जो होता है वो ऐसे गति करता है और ये यहां से आपके वापिस पर्वतों को ऊपर उठाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इससे पर्वत वापिस ऊपर उठते हैं और फिर से ये बाहर क्या हो जाता है? बैलेंस। फिर से बाहर क्या हो जाता है? बराबर। और जब फिर से बाहर बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संतुलन। उसको क्या कहते हैं? संतुलन। संतुलन कहते हैं। असंतुलन जब इसमें अनबैलेंस हो जाए। अब पहली बार ये सब क्यों हुआ? तो हमारे भारत में, भारत की बात करें तो कल्याण और कल्याणपुर के बीच क्या चल रहा था? सर्वे चल रहा था और उन दोनों स्थानों के अक्षांश का निर्धारण करना था। यानी कि कल्याण और कल्याणपुर, ये कल्याणपुर और ये हिमालय के पास कल्याण, ये दोनों देशांतर पे तो एक पे ही थे, लेकिन इनका अक्षांश निकाला जा रहा था। सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में, जो हमारे सर्वेयर जनरल रहे हैं, उनके नेतृत्व में सर्वे का कार्य चल रहा था और इन दोनों स्थानों के अक्षांश निकाले जा रहे थे। और वो दो विधियों से निकाले गए। एक त्रिकोणीय विधि से। त्रिकोणीय विधि का मतलब होता है किन्हीं तीन स्थानों के मध्य की लोकेशन लेके और उस स्थान की स्थिति निकालना। एक तो ये थी और एक थी खगोलीय विधि। खगोलीय विधि का मतलब होता है कि आप किसी तारे, सूर्य के प्रकाश, उसके कोण, इनके द्वारा क्या करोगे? इनके द्वारा आप उस स्थान की स्थिति ज्ञात करोगे। तो इस प्रकार इन दोनों स्थानों की स्थिति निकाली जा रही थी और जब त्रिकोणीय विधि और खगोलीय विधि दोनों से स्थिति निकाली तो उनमें अंतर पाया गया। क्या पाया गया? अंतर पाया गया। और उस अंतर का कारण ढूंढने की कोशिश की और उस अंतर का कारण ढूंढते ढूंढते हमारे क्या आ गए? विचार आ गए और दो
प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए मेनली, जिसमें पहला विद्वान था प्राट और फिर थे एरी। तो प्राट और एरी की अवधारणाओं की आज हम बात करने वाले हैं। आप इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए। अभी तक की बात में आपको एक ही बात समझ में आनी चाहिए, भू संतुलन का मतलब है पृथ्वी पर पर्वत, पठार और मैदान जो भी हैं, इन सब का भार बराबर है, चाहे कोई ऊंचा है चाहे कोई नीचा है। आज के समय में यह बात सिद्ध भी हो चुकी है, आपने पढ़ा भी है। महाद्वीपों का घनत्व 2.7, महासागरों का 2.9, तो जो जितना नीचा होता है उतना भारी होता है, घनत्व ज्यादा होता है। इन सब का भार क्या होता है? बराबर। इन सब का भार बराबर होता है। मान लो 1 मिनट के लिए कि इसका 2.6 है तो पठार का 2.7 होगा, मैदान का 2.8 होगा और महासागर का 2.9 होगा। मतलब आपने एक तराजू ली, आपने एक तराजू, वो वाली तराजू देखी हुई है क्या आपकी, जो पहले प्राचीन काल में, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कांटे आगे, पहले जो काम में ली जाती थी ऐसे वाली, ये एक लकड़ी के द्वारा बंधी होती थी, इसके 3 रस्सी ऐसे, फिर नीचे इसके ऐसे पलड़ा लगा होता था ऐसे। अब इसमें आपने केवल 5 kg का बाट रखा है ना, और इसमें आपने कपास रख दी, कपास, तो ये कपास तो बहुत ऊंची होगी, कपास तो ऊंची होगी, और ये 5 kg वाला जो बट्टा है ये तो छोटा सा ही होगा, लेकिन दोनों में भार क्या रहेगा? बराबर। इस बराबर भार का नाम है समस्थिति। इस बराबर भार का नाम क्या है? समस्थिति, आइसोस्टेसी, भू संतुलन, इसी का नाम है। ओके, पहले आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि शब्द का मतलब क्या है। जो पृथ्वी है, अब माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची है तो इसका मतलब यह है कि वो हल्के पदार्थों से बनी है, महासागर नीचा है तो वो भारी पदार्थों से बना है। दोनों का भार बराबर है, दोनों बैलेंस हैं, दोनों बराबर हैं। पृथ्वी के ऊपर नीचे जो तरल पदार्थ, अध तरल अवस्था पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, उसके ऊपर जो भी है उन सब का भार बराबर है, और उस बराबर भार को हम क्या कहते हैं? समस्थिति कहते हैं, आइसोस्टेसी कहते हैं। ओके, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहली बात, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है? आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है। आइसोस्टेसियस, आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है समस्थिति। अब आप समस्थिति शब्द को क्या मानोगे? कि बराबर, सब कुछ बराबर है। समस्थिति, समस्थिति का मतलब बराबर, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, सबका भार बराबर है। और थोड़ा सा विस्तार से समझें तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, पृथ्वी तो परिभ्रमण करती है, पृथ्वी पर ऊंचे उठे भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा नीचे भाग जैसे महासागर, सागर, झील, कुछ स्थान झील भी तो होते हैं, झील,
आदि के मध्य, आदि के मध्य भौतिक, भौतिक का मतलब होता है जो आपको दिखती है, रासायनिक का मतलब होता है अंदर से किससे बनी हुई है, भौतिक तथा यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब होता है जैसे अभी मैंने आपको तराजू वाला एग्जाम्पल दिया था, वो वाला भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता, स्थिरता की दशा समस्थिति कहलाती है, समस्थिति कहलाती है। एकदम राइट बात है। जो ऊंचे उठे भाग पर्वत पठार मैदान, नीचे दसे भाग महासागर वगैरह, उन सब में बराबर की स्थिति, सबका भार बराबर है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपकी समस्थिति कहलाती है। ओके, नोट डाल के हम बात करेंगे। समस्थिति के बारे में सर्वप्रथम 1735 में पीरी बोगर ने एंडीज पर्वत के सर्वेक्षण, एंडीज पर्वत के सर्वेक्षण के दौरान संकेत दिए थे, लेकिन ऐसा कोई शब्द उपयोग नहीं किया था। पेरी बोगर ने ऐसा कोई शब्द उपयोग नहीं किया था समस्थिति जैसा, ऐसा कोई शब्द उपयोग नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसे विचार रखने वाले विद्वान जो थे वो आपके पीरी बोगर थे। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। ओके, अब आप अगली बात पे जाओ, समस्थिति शब्द किसने दिया? तो समस्थिति ये तो हमारे भारत की भाषा के अकॉर्डिंग हमने लिखा है आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेता C.E. डटन, डटन, ये डटन ऐसे लिखा जाएगा डटन। एक शब्द होता है हटन, वो एकरूपतावाद का सिद्धांत देगा, और ये क्या है डटन, ये क्या है डटन है, और वो क्या होगा हटन, हटन एकरूपतावाद का सिद्धांत देगा, ये डटन है। तो C.E. डटन ने 1889 में समस्थिति शब्द दिया। ये काम का सवाल है। आपके आइसोस्टेसी टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, इसमें 4 बातें हैं बस। एक तो समस्थिति शब्द किसने दिया, पहली बार संकेत किसने दिया, और एक प्राट और एरी की ये बात आपको याद रखनी है कि समान घनत्व भिन्न भिन्न गहराई और भिन्न भिन्न घनत्व समान गहराई किसने दी। और एक आपको ये याद रखना है कि समतोल तल क्षतिपूर्ति कटिबंध क्षतिपूर्ति क्षेत्र की अवधारणा किसने दी, और इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा बातें बतानी नहीं है। अब सवाल है कि डटन ने ऐसा क्यों किया। तो डटन क्या चाहते थे? डटन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के, हम असमान भाग कह सकते हैं, ऊंचे नीचे भी कह सकते हैं, पृथ्वी के असमान भागों के मध्य
संतुलन दर्शाना था। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे चाहे कोई ऊंचा भाग हो चाहे कोई नीचा हो, उन सब का भार बराबर है। उनका मत था कि ऊंचे भागों का घनत्व कम, ऊंचे भागों का घनत्व कम तथा नीचे भागों का घनत्व अधिक है। कहने का मतलब यह है कि जो ऊंचे भाग हैं वो तो है हल्के, जो भी ऊंचा भाग पर्वत है वो हल्का है, और जो नीचे भाग है वो क्या है, भारी। और इस प्रकार दोनों का भार क्या है, बराबर। इसी के लिए समस्थिति शब्द उपयोग किया डटन ने। फिर इन्होंने क्या कहा, कुछ गहराई में जाने पर, कुछ गहराई में जाने पर सभी का भार बराबर हो जाता है। मतलब अंदर तक ऐसा नहीं है, कुछ गहराई में जाने पर सबका भार बराबर हो जाता है। और इस सीधी रेखा को, इस सीधी रेखा को, यह भी काम का सवाल होता है, इस सीधी रेखा को डटन ने क्या कहा, डटन ने समदबाव तल, समदबाव तल, मतलब यहां सारा दबाव बराबर हो गया। समदबाव तल, समतोल तल, समतोल, तोल का मतलब भी क्या होता है, भार, के या सब का तोल बराबर हो गया। या क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल कहा, यह काम की बात है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे सबका भार बराबर हो जाएगा उसको डटन ने क्या कहा, तो उन्होंने 3 शब्द उपयोग किए। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि ये आपके पर्वत, ये पठार और ये मैदान, और ये है समुंदर। ये कह रहा है कि कुछ गहराई तक तो ये ऐसे ही चलते हैं, जैसे ये भारी है तो भारी है, ये मैदान है, ये इससे हल्का है, ये इससे हल्का है, लेकिन और अंदर जाने पर ये सब क्या हो जाते हैं, बराबर। यहां सब बराबर हो जाते हैं, इस वाले भाग में सब बराबर हो जाते हैं। इससे ऊपर जैसे मान लो ये 2.7 घनत्व इसका, इसका 2.8 है, इसका 2.9 है, इसका 3.0 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन कुछ गहराई में जाने पर सबका भार बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबका भार बराबर हो जाएगा। और इसको इन्होंने क्या कहा था, क्षतिपूर्ति तल कहा था। समदबाव तल, समतोल तल, ये आपका समतोल तल है। अब एक बात और बताई इन्होंने, जब नदी पर्वत से अपने साथ अवसाद लेके जाती है, ये नदी है और ये अपने साथ रेत, मिट्टी, कंकड़ जो भी लेके जाती है उसको यहां डाल देती है, तो ये तली में जाके जमा हो जाते हैं और इससे यहां का भार जो है वो बढ़ जाता है और इधर का भार जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे पृथ्वी में असंतुलन होता है और फिर यहां से लावा ये नीचे दबेगा, तो यहां से लावा इधर चलता है, लावा मैग्मा कहें तो और अच्छा रहता है, और ये ऊपर उठता है और वापिस बैलेंस हो जाता है। ओके,
ये भी लिख देता हूं। डट्टन महोदय ने बताया कि नदियां अपने साथ अवसाद बहाकर ले जाती हैं। ले जाती हैं जिससे क्या होता है? जिससे समुद्र का भार बढ़ जाता है और असंतुलन बन जाता है। फिर समुद्र के नीचे का मैग्मा पर्वत की ओर गति करता है। इससे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है तथा वापिस संतुलन स्थापित हो जाता है। संतुलन स्थापित हो जाता है। इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई एक एक बात थोड़ी आने वाली है। बस इतना बात याद रखना है कि उच्च भागों का घनत्व कम, मतलब ये प्राट वाली बात कह रहे हैं। एक एरी है जो कहेगा कि घनत्व सबका बराबर है, गहराई सबकी अलग अलग है। बाकी ये प्राट से संबंधित विचार हैं। आपको इतनी बातों का पता होना चाहिए। यहां तक की बातें समझ में आ गई हो तो आप बताओ, बताओ भी। आ गई? ओके। अब एक आपको एक बुक का नाम भी याद रखना है, द अनस्टेबल अर्थ। द अनस्टेबल अर्थ, ये J.A. स्टीयर्स की पुस्तक का नाम है। काम का सवाल बन सकता है। J.A. स्टीयर्स, द अनस्टेबल अर्थ। ओके भी। अब हम सिद्धांत का प्रतिपादन, भाई ये सिद्धांत क्यों दिया गया, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। 1 मिनट के लिए मैं ये देखता हूं भी कोई कमेंट वगैरह आए नहीं, चल रही कि नहीं चल रही है क्लास। स्क्रीन पे कोई कमेंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? 1 मिनट आप वेट करें। दिखाई नहीं दे रही क्लास तो भाई, नहीं दिख रही। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अगली बात पे। देखिए, बात कब की है? सन 1859 की। सन 1859 में क्या हुआ था? भारत में कल्याण व कल्याणपुर का
सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। क्या किया जा रहा था? अक्षांशों का निर्धारण। क्या किया जा रहा था? अक्षांशों का निर्धारण। इन दोनों स्थानों का क्या कर रहे थे? सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट, ये भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के जर्नल रहे हुए जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में थे, ब्रिटेन के, लेकिन भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल रहे हुए हैं। दोनों स्थानों का सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में अक्षांशों के निर्धारण का कार्य चल रहा था। अक्षांशों के निर्धारण का कार्य चल रहा था। ओके, हुआ क्या? इन दोनों स्थानों के अक्षांशों का निर्धारण एक तो त्रिभुजीकरण, ये प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा ऐसा निकाला जाता था, त्रिभुजीकरण, तथा खगोलीय विधि। खगोलीय विधि का मतलब होता है कोई भी खगोलीय पिंड उसके प्रकाश की कोण के द्वारा उसके स्थान की लोकेशन निकाली जाती थी। खगोलीय विधि, इन दोनों स्थानों के अक्षांशों का निर्धारण त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि से किया गया। हुआ क्या? अब जब दोनों विधियों से निकाला गया तो दोनों सेम तो आ जाते तो कोई समस्या थी नहीं, लेकिन दोनों के अक्षांशों में अंतर आ गया। इन दोनों मापों में आपको वैसे तो एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 5.236 सेकेंड का है ये 2 पॉइंट का मतलब होता है सेकेंड का अंतर आ गया। ये थी समस्या में, जब ये कल्याण और ये कल्याणपुर, ये कल्याण जो है ये हिमालय के पास था और कल्याणपुर जो था ये प्रायद्वीपीय पठार में था, और जब इन दोनों स्थानों के त्रिभुजीकरण यानी 3 स्थानों के द्वारा ऐसे और एक खगोलीय विधि से जब इनका अक्षांश निकाला गया तो उन दोनों में ये अंतर आ गया। अब इस अंतर का कारण पूछा गया तो प्राट ने तो ये कहा, प्राट ने तो क्या कहा? प्राट ने तो बताया कि हिमालय जो है वो सियाल से बना है और उसको पेंडुलम, कभी आपने पेंडुलम देखा है क्या? ये तो हमें फोटो लगानी चाहिए थी, भूल गए भी। पेंडुलम एक यंत्र होता है जिसके ऐसे लोहे का एक भाग लटका होता है, अब उसको पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है। अब उस पेंडुलम को कह रहा है कि हिमालय को जितना खींचना चाहिए था उतना उसने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, इसके कारण ये अंतर आ गया। एरी ने कहा कि ये अंतर कल्याण के हिमालय की निकटता के कारण आ गया, क्योंकि हिमालय पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर प्राट ने भी यही विचार रखे और प्राट ने कहा कि हिमालय सियाल से बना है जिसका घनत्व 2.75 है। तो जब इस घनत्व को आधार माना कि हिमालय 2.75 घनत्व से बना है तो वो पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित करेगा,
और वो कितना आकर्षित करेगा उसको जब आधार मान के गणना की गई तो ये अंतर 15 सेकेंड का आया, और एक्चुअली कितने सेकेंड का आया था? 5 सेकेंड का। इससे इस विषय पे अध्ययन करना शुरू हुआ और उसी अध्ययन से हमारे विचार निकल के आए जिनको हम प्राट की अवधारणा, एरी की अवधारणा कहते हैं। ये बातें पेपर में तो आने वाली नहीं होती कि प्राट ने क्या बताया, एरी ने क्या बताया, तो लिखने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता होती है। फिर भी आपको यदि लगे तो बता देते हैं। एरी ने बताया कि इस अंतर का कारण हिमालय की पेंडुलम को, हिमालय की पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है। मतलब हिमालय जो पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसके कारण ऐसा हुआ। ओके, प्राट ने क्या बताया? प्राट ने बताया कि हिमालय सियाल से बना है जिसका घनत्व कितना है? 2.75 है। अतः यह उसी अनुपात में पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित करेगा। परंतु जब प्राट के अनुसार गणना की गई तो यह अंतर 15.885 सेकेंड आना चाहिए। अब प्राट कह रहे हैं कि भी अंतर तो 15 सेकेंड का आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 5 सेकेंड का। इसका मतलब यह है कि हिमालय इससे नहीं बना है, हिमालय इस सियाल से नहीं बना है जिसका घनत्व 2.75 है। इसका मतलब यह है कि हिमालय उस सियाल से बना है जिसका घनत्व 2.75 से कम है। और यहीं से प्राट ने अपना सिद्धांत दे दिया कि जो ऊंचे भाग हैं वो हल्के हैं और जो नीचे भाग हैं वो भारी हैं। यहीं से अपना सिद्धांत दे दिया, यहीं से इनके सिद्धांत की शुरुआत हुई। ओके, ज्यादा इस पे पीएचडी नहीं करनी, पेपर की दृष्टि से तो काम की बात ही चाह रहे हैं। 15 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाता। आपको केवल अभी तक इतनी बात याद रखनी है कि जो ऊंचे भाग है और नीचे भाग है उन सब का भार बराबर होता है, और उन सब के बराबर भार के कारण वो सब क्या रहते हैं? संतुलित रहते हैं। इसी को समस्थिति कहते हैं। समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम C.E. डटन 1889 में किया था, और पहली बार समस्थिति के बारे में विचार पीरी बोगर ने रखा था एंडीज पर्वत के सर्वेक्षण के दौरान। भारत में कल्याण और कल्याणपुर का अक्षांशों का निर्धारण चल रहा था, और उन दोनों में त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से अंतर आ गया। उस अंतर का कारण ढूंढने के
प्रयास किए गए और उन प्रयासों के दौरान सर्वप्रथम प्राट और एरी ने अपने अपने विचार दिए, जिनको बाद में प्राट का सिद्धांत और एरी का सिद्धांत कहा गया। बस इतनी बात। अब हम शुरू करते हैं प्राट की अवधारणा। अवधारणा क्यों कहते हैं? कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कोई सिद्ध थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, और जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उसको सिद्धांत नहीं कहते हैं। प्राट ने अपनी अवधारणा 1855 में दी। ओके, इन्होंने एक बात कही। क्या बात कही? ये जो है ये हल्का भाग है, ये भारी है, अत्यधिक भारी और सबसे भारी। ठीक है, जो जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे इसको मान लें कि 2.6 घनत्व है, तो इसका घनत्व 2.7, इसका घनत्व 2.8 और इसका घनत्व 2.9 होगा। और ये सब नीचे जाके एक निश्चित गहराई में जाने पर सब बराबर हो जाएंगे और यहां आके सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, यह सिद्धांत था प्राट का। आपको बस इतनी बात याद रखनी है। ओके, प्राट ने कल्याण व कल्याणपुर के मध्य विसंगति, जो अंतर आया था उसका विसंगति का कारण हिमालय का कम घनत्व, हिमालय का कम घनत्व होना बताया। भाई स्टार्टिंग में तो इन्होंने सीधा ऐसे नहीं कहा था। स्टार्टिंग में तो इन्होंने ये कहा था कि हिमालय भी सियाल से बना है, उसका घनत्व भी 2.75 है। जब उसका घनत्व 2.75 माना कि वो पेंडुलम को कितना आकर्षित करेगा, तो ये अंतर 15 सेकेंड का आ गया। इसका मतलब ये है कि वो जितना इसको पेंडुलम को आकर्षित करना चाहिए हिमालय को, उतना नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसका घनत्व 2.75 नहीं है, उसका घनत्व क्या है? कम है। और यहीं से ये अवधारणा प्रस्तुत हुई कि जो ऊंचा भाग है उसका घनत्व कम है और जो नीचा भाग है उसका घनत्व अधिक है। बस इतनी बात। ओके, ये तीन बातें जो अब लिखूंगा ये काम की पेपर की दृष्टि से। उनका मत था कि ऊंचा स्तंभ, मतलब कोई भी ऊंचा भाग, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व तथा नीचा स्तंभ अधिक घनत्व होता है। बिल्कुल आज के दिन यही बात वैलिड भी है। ऊंचा स्तंभ, ये इनकी इंपॉर्टेंट बात है, यही मैंने उधर लिखी है। ऊंचा स्तंभ होगा तो घनत्व कम होगा और नीचा स्तंभ होगा, तो इसी को आप ऐसे कह सकते हो, अर्थात पर्वत का घनत्व पठार से कम, पठार का घनत्व मैदान से कम
तथा मैदान का घनत्व समुद्र से कम होता है। उल्टा आप इसको बात करोगे तो आप ये कह दोगे पर्वत से पठार का अधिक, पठार से मैदान का अधिक और मैदान से समुद्र का अधिक होता है। एक ही बातें हैं ये। ओके, अगली बात पे चलते हैं। ये आपके प्राट ने इस बात को इस तरीके से सिद्ध किया। और प्राट ने कैसे सिद्ध किया कि सिल्वर, जिंक, टीन, आयरन, निकिल, कॉपर, लेड, इन सब के टुकड़े लिए इनकी चौड़ाई बराबर है, मोटाई बराबर है और भार बराबर है। लंबाई किसके अनुसार है? भार के अनुसार। जैसे सब 1-1 किलो लेने तो भी जिंक जो होता है, मान लो इनमें लेड सबसे भारी है तो उसका टुकड़ा लंबाई कम होगी। कॉपर उससे हल्का है तो और बड़ा हो गया, निकिल और बड़ा हो गया, आयरन और बड़ा हो गया, टीन सबसे हल्का है तो सबसे बड़ा हो गया। और जब इन टुकड़ों को पारे के भरे बर्तन में डुबोया तो ये देखो सब बराबर मात्रा में, यहां से आप देख रहे हो तो सब बराबर मात्रा में नीचे से डूबे। तो डूबने ही थे। क्यों? क्योंकि पारा तो बराबर ही हटाएंगे, बाहर तो सबका बराबर है ना, बाहर बराबर है तो पारा तो सब बराबर हटाएंगे और इसलिए नीचे से ये क्या हो गए? बराबर। और इसको इन्होंने कहा लाइन ऑफ कंपनसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति की लाइन। इसके नीचे सब बराबर हो जाते हैं। और ये आपके किसने विचार व्यक्त किए? प्राट ने। देखिए अगली बात प्राट की। प्राट ने क्या कहा? यहां आपको एक बात याद रखनी है, प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर, तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। सही बात है। तो भी ये कब कह रहा है कोई तैरता है? ये तो केवल एक ही बात कह रहा है कि सब का घनत्व तो अलग अलग है और एक निश्चित गहराई में जाने पर सब क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति तल। याद रखना है भिन्न भिन्न घनत्व समान गहराई, इनका नियम यह भी है। भिन्न भिन्न घनत्व एवं समान गहराई, ये इन्होंने अपना विचार दिया। देख लो आपके सामने घनत्व अलग अलग है, कोई हल्का है कोई भारी है, लेकिन गहराई सबकी बराबर है। एक ये इनका नियम था। और एक दो ही बात याद रखनी है बस, भिन्न भिन्न घनत्व समान गहराई और क्षतिपूर्ति तल। इन्होंने बताया कि एक निश्चित गहराई में जाने पर सब का भार बराबर हो जाता है। उसे क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। बात दो ही याद रखनी है, बाकी सारी कोई काम की नहीं है। ये वाले भिन्न भिन्न घनत्व समान गहराई और तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल के नियम में है।
आपको बात समझ में आ गई होगी इससे। ये इन्होंने पारे के, पारा है ये, और ये अलग अलग धातु के टुकड़े लिए जिनकी चौड़ाई बराबर, मोटाई बराबर, भार बराबर, लेकिन लंबाई जो थी, लंबाई भार के अनुसार थी, लंबाई भार के अनुसार थी। मतलब जैसे आपको आधी किलो लेना है, 1 किलो लेना है, तो भार तो 1 किलो ही रहेगा। अब हल्का है तो लंबा आ जाएगा और भारी है तो छोटा आ जाएगा। उन सब टुकड़ों को पारे के बर्तन में डुबोया तो यह पाया गया कि नीचे से सब बराबर थे, ऊपर से ऊंचे नीचे थे, और इसी के आधार पे इन्होंने अपना क्या दे दिया, विचार दे दिया। ये आपके दूसरे विद्वान आ गए, कौन, एरी की संकल्पना। ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे अब बातों को, ज्यादा समझाने के लिए धीरे धीरे क्रिटिकल हो गया मामला। इतनी बातें थी नहीं जितनी बातें हमने प्रस्तुत कर दी। बहुत आसानी से 2 बातों में भी हम इसको पूरी कर सकते थे। ब्रिटेन के साही, ये आपके क्या थे, खगोल शास्त्री थे, शाही खगोल शास्त्री एरी ने 1859 में अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है जी, इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए, सीधा सीधा हम आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि हिमालय खोखला नहीं हो सकता। सकता है, खोखला शब्द इन्होंने किसके लिए उपयोग किया, क्योंकि प्राट ने इनसे पहले यह कह दिया ना कि हिमालय हल्के पदार्थों से बना है, तो इन्होंने कहा ऐसे तो है नहीं कि हवा के बुलबुलों से बना है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एरी ने सबसे ज्यादा आलोचना इसी बात की और इसीलिए प्राट के विपरीत विचार व्यक्त किए। आपको यह बात पता होनी चाहिए। उन्होंने विचार दिया कि करस्ट मतलब ऊपर पट्टी, करस्ट अपने से अधिक घनत्व वाले, अपने से अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर पर तैर रहा है, जैसे नाव या बर्फ तैरती है, उसी प्रकार स्थल रूप तैर रहे हैं। बर्फ जब पानी पर तैरती है, पानी पर तैरती है तो उसका 9 गुना भाग अंदर होता है। ये सबको पता है, ये बातें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मैं सीधा लिख देता हूं, माउंट एवरेस्ट 8,848 गुणा 9 मीटर गहरी जड़ें हैं। माउंट एवरेस्ट की भी जड़ें। इन्होंने कहा कि कोई टुकड़ा जैसे पानी पे तैरता है तो उसका जितना भाग बाहर है उसका 9 गुना अंदर है, जितना बाहर है उसका 9 गुना अंदर है। जैसे ये आपका मैदान है तो इसका 9 गुना अंदर है, ये माउंटेन है तो इसका 9 गुना अंदर है, ये आपका कोई महाद्वीप है तो इसका भी 9 गुना अंदर है। मतलब जो भाग जितना ऊपर है उसका 9 गुना गहरी उसकी जड़ें हैं। ये बात किसने बताई, एरी ने बताई। ये बात यहां पे आपकी
इस लकड़ी के गुटकों के द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया। अब ध्यान से सुने, एरी की मान्यता थी कि, मान्यता का मतलब मानना था कि पर्वत, पठार एवं मैदान सभी का घनत्व समान है। अब आई बात समझ में। पराट क्या कह रहा था? सबका घनत्व अलग अलग है। एरी ने कहा सबका घनत्व बराबर है। और इन्होंने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक पानी के बर्तन में लकड़ी के अलग अलग आकार के, लकड़ी के अलग अलग आकार के गुटके लिए, और जब उनको पानी में डुबोया तो जो जितना ऊंचा था वो उतना ही पानी में ज्यादा डूबा। और जब ये लकड़ी के गुटके डुबोए तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जैसे लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है उसका ज्यादा भाग पानी में, कम है उसका कम भाग पानी में। यहां यही बात है, छोटा है तो कम भाग पानी में, बड़ा है तो ज्यादा भाग पानी में। और इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो भी स्थल रूप है उसकी 9 गुना गहरी जड़ें हैं। ओके, तो इनका विचार किसमें था? एरी के विचार। यहां मैं आपको 3 विचार बताऊंगा, इनके एक ही विचार के 3 प्रकार बताऊंगा। पहला, समान घनत्व तथा भिन्न भिन्न गहराई, या आप कह सकते हो जड़ें। एक बात, एरी ने एक तो यह कहा कि सबका घनत्व बराबर है, किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है, सबका बराबर है। दूसरा, इनका विश्वास किसमें था? तैराव के नियम में था। न कि क्षतिपूर्ति तल में। इन्होंने कहा कोई क्षतिपूर्ति तल नहीं होता, जड़ें होती हैं सबकी। ओके, इनका विश्वास तैराव के नियम में था, न कि क्षतिपूर्ति तल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ये वाली। ठीक है, और बताओ एरी की क्या बात बताएं? बस 2 बातें काम की, यही है, यही काम की 2 बात। उधर आपको याद रखना, प्राट कहता है भिन्न भिन्न घनत्व समान गहराई, ये कहता है समान घनत्व भिन्न भिन्न गहराई। प्राट क्षतिपूर्ति तल में विश्वास करता है, ये तैराव के नियम में विश्वास करता है। इन्हीं बातों को कितनी बार प्रस्तुत कर दो उतनी हो जाएंगी। फिर है एक ही, हम इसको कहेंगे ही स्केनन। अलग अलग स्केनन, ही अलग और स्केनन की धारणा, अलग अलग भी नाम लिख देते हैं इसको, ही स्केनन। इन्होंने क्या किया था? जर्मनी के विद्वान जिन्होंने 1933 में प्राट व एरी के विचारों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। इसने क्या किया? घनत्व तो अलग अलग माना कि बिल्कुल सब अलग अलग घनत्व से बने, और फिर साथ में इन्होंने माना कि जड़ें भी होती, तो दोनों को मिला के प्रस्तुत कर दिया इन्होंने। ओके, यहां तक की बातें आपको समझ में आई तो आप बताएं। आज मुझे कमेंट किसी के दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे ये पता नहीं।
अब हम चलेंगे हैफोर्ड व बोबी की धारणा पे। हैफोर्ड व बोबी की अवधारणा। सबसे पहली बात तो ये दोनों कौन लोग थे? यूएसए के भू सर्वेक्षण विभाग के निदेशक, इन्होंने सैकड़ों स्थानों का सर्वेक्षण किया। कभी आपने एक बात का पता है क्या? हमारी एटलस के आखिरी वाले पेज पे एक टोपो शीट आती है, टोपो शीट। भारत के सर्वेक्षण विभाग ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तक, श्रीलंका, उधर तक के सब देशों का प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा टोपो शीट बनाई है। एक एक पर्वत, एक एक मैदान, एक एक झील, नदी, घाटी का वर्णन किया है टोपो शीट पे। आपके कोई बहुत परिचित फौजी व्यक्ति हो, आर्मी में लगा हुआ हो, जिसका टोपो शीट से कभी रिलेशन रहा हो, तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको विस्तार से बहुत व्यवहारिक बातें बताएंगे आपकी भाषा में। तो टोपो शीट का काम जो होता था वो सर्वेक्षण से होता था। आजकल तो हेलीकॉप्टर आता है और सब जगह की वीडियो बना लेता है, फोटोग्राफी कर लेता है, बहुत जूमिंग वाला कैमरा होता है, उसमें डाल वाल सब आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले प्लेन टेबल सर्वे जो आपने 12th में किया है, बीए 3rd ईयर में किया है, उस प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा सर्वेक्षण किए जाते थे। तो ऐसे ही ये उन सर्वेक्षण कार्यों के निदेशक थे। ओके, इन्होंने प्राट से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए। सही में तो पराट के जैसे ही किए थे, बस इनका क्षतिपूर्ति तल गहराई में और ज्यादा मोटा, इतना ही फर्क है। ओके, हैफोर्ड ने बताया कि भूपृष्ठ के ऊपर सभी स्थल रूपों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। तो ये तो प्राट वाली बात हो गई, भिन्न भिन्न होता है, तथा कुछ गहराई तक भी भिन्न भिन्न होता है, परंतु 100 से 112 किलोमीटर की गहराई में जाने पर सभी का घनत्व बराबर हो जाता है। मतलब सब एक हो जाते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहते, और सब एक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? इससे या इस क्षेत्र को हैफोर्ड ने समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल कहा। कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या कह रहा है कि लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाने पर फिर यहां आपका क्षतिपूर्ति तल आएगा, बस, और कुछ नहीं कह रहा, और सारी बातें वही हैं।
सीसा, जस्ता, लोहा, निकिल के टुकड़ों को पारे के बर्तन में डुबोकर इसे सिद्ध किया। तो कहां दिक्कत है? प्राट ने भी यही सेम किया था, तो कोई विशेष बात थोड़ी कर दी भाई इन्होंने, यही बात थी आपकी। ये आपकी बातें, एक और विचार भी लिख देते हैं, एक जोली क्या उदाहरण और लिख देते हैं। जोली ने एरी का समर्थन किया था। जोली की अवधारणा, जोली ने किसका समर्थन किया था? एरी का। आपको पता होना चाहिए जोली महोदय ने किसका समर्थन किया? एरी का। 1925 में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। ये सब अवधारणा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई सिद्ध थोड़ी हुई। अवधारणा प्रस्तुत की तथा एफोर्ड व बॉबी की आलोचना की। एफोर्ड व बॉबी की आलोचना की। और इन्होंने किसका समर्थन किया? इन्होंने एरी का समर्थन किया। इन्होंने एरी का समर्थन किया और क्या बताया बताओ? ये तेराव के नियम में विश्वास करते थे। अब अगली बात और सुनो, दोनों का मिला जुला ही हो गया। इन्होंने बताया कि गहराई में जाने पर सोलह किलोमीटर मोटी 16 किलोमीटर मोटा क्षेत्र पाया जाता है। सोलह किलोमीटर मोटा क्षेत्र पाया जाता है या पट्टी पाई जाती है। पट्टी भी कहते हैं तो भी ठीक है, क्षेत्र या पट्टी पाया जाता है, जिसे जोली ने क्षतिपूर्ति कटिबंध कहा। अभी इसका एक चित्र बनाऊंगा आपको, उससे सब समझ आ जाएगा। ये काम की बात है, क्षतिपूर्ति कटिबंध। इन्होंने इन सब का समान घनत्व माना, तभी तो इन्होंने एरी का समर्थन किया। और फिर इन्होंने ये 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बताई, इसको इन्होंने क्षतिपूर्ति कटिबंध का। ये आपकी बात थी। समान घनत्व क्षतिपूर्ति कटिबंध बताया, जो 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। तो आपके जोली आगे, एरी आगे, प्राट आगे, हिस्केंसन आगे, एफोर्ड आगे, बॉबी आगे, और सारी बातें आपकी कंप्लीट हो गई। चलो, इस पूरे टॉपिक में आपको 5 बातें याद रखनी।
चाहे आप पीछे वाली बातें एक नहीं जानते हो, पेपर की दृष्टि से केवल इतनी बात है। पहली बात, शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? C.E. डटन ने 1889 में। ये हटन नहीं है, डटन है, बस इतना याद रखना। दूसरा याद रखना प्राट। प्राट में याद रखना है क्या? भिन्न भिन्न घनत्व तथा समान गहराई, बस। फिर आपको याद रखना है एरी। एरी में आपको याद रखना है समान घनत्व तथा भिन्न भिन्न गहराई या जड़ें। इसको और आसानी से याद ऐसे रख लेना, माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 गुणा 9 मीटर, उसकी क्या है? जड़ें हैं। ये बात एरी ने बताई। तो ये बात याद आते ही सब समझ में आ जाएगी कि गहराई अलग अलग है, घनत्व। फिर आपको याद रखना है जोली। जोली ने किसका समर्थन किया? एरी का। एफोर्ड व बॉबी ने किसका समर्थन किया? प्राट का। और एक बात और याद रखना, हिस्केनन। हिस्केनन ने किसका? प्राट प्लस एरी का। ये सिद्ध। काम की बात तो इतनी थी, 5 मिनट में बता देते तो भी काम चल जाता। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल।